नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली क्लास में हमने यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा जो 5 मार्च को हुई थी उसके प्रश्न पत्र को देख रहे थे। 50 प्रश्न हमने देखे थे और इस क्लास में आगे के प्रश्नों को देखेंगे पूरी व्याख्या सहित। व्याख्या से आपको आने वाली परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं जो 17 तारीख को आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तथ्य सामने जो व्याख्या में तथ्य रखे गए हैं उससे टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में प्रश्न मिल सकते हैं क्योंकि उनकी भी परीक्षाएं ऐसे ही डीपली होने लगी हैं अब। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया था कि सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए थे। और इसका राइट आंसर था बी, डी और ई, यानी कि बी नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने और कंप से कनकने। कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए थे ये भी हम लोग देख लेते हैं। वे विशेषण थे नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने, कंप से कनकने, ऊँघते अनमने, कष्ट से ये सने, अजगरों से भरे, गति से परे और लताओं से बने। तो इनको याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार की परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है और इसका सही उत्तर था बी, सी, ई, यानी बी, सी और ई, द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित और मंदाक्रांता। इन छंदों को विस्तार से देख लेते हैं। द्रुत विलंबित है एक वाणिक समवृत्त छंद जिसके प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। शार्दूल विक्रीडित की बात करें तो इस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 12 वर्णों के बाद तथा चरणांत में यति होती है और गढ़ों का क्रम इस प्रकार होता है मगड़, सगड़, सगड़, तगड़, तगड़ और गुरु। मंदाक्रांता की बात करें तो इस वाणिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में भगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और 2 गुरु के क्रम से कुल 17 वर्ण होते हैं तथा 10 और 7 वर्णों पर यति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था भ्रमर गीत के पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं और छांटना था कि वो वचन कौन कौन से थे। और इसका सही उत्तर था ए, सी, डी, यानी ए, सी और डी। जोग सिखावन आए पांडे, मधुकर मधुमतवारे और घोष बड़ो व्यापारी, यह कहकर गोपियां जो है उद्धव को संबोधित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था कि मैला आंचल की स्त्री पात्र इनमें से कौन कौन सी हैं। और इसका सही उत्तर था बी, डी, ई, यानी कि बी, डी और ई, फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी। मैलांचल के कुछ और स्त्री पात्रों को देख लेते हैं जिससे प्रश्न बने तो आप आसानी से कर पाएँ। जैसे कि फुलिया थी, आभा रानी, मंगला देवी, कमला, लक्ष्मी, ममता, शीलिया और राम पियरिया। राम पियरिया यहाँ पर गलत लिखा हुआ है राम पियरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि तमस उपन्यास के पात्र इनमें से कौन कौन से हैं। और तमस उपन्यास के पात्र की बात करें तो हरनाम सिंह थे, हयात बख्श थे और देवदत्त थे यह। और इस तरह से इसका राइट आंसर सी था। तमस उपन्यास के सारे पात्रों को देख लेते हैं ताकि अगर प्रश्न बने आप इसको कर सकें। हरनाम सिंह थे, हयात बख्श, देवदत्त, नत्थू जो कि नायक भी कहा जा सकता है, बख्शी जी, अजीज, मास्टर रामदास, मेहता थे, अजीत सिंह थे, देशराज थे, शंकर थे, कश्मीरी लाल, जनरैल, रिचर्ड, हकीम जी, सरदार जी, मौलादाद और लक्ष्मी नारायण, ये कुल पात्र हैं। मुख्य पात्रों के अलावा गौण पात्रों को भी याद रखिए क्योंकि गौण पात्रों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न में से कौन सी पुस्तकों का सहयोग लिया था। तो उन्होंने लिया था तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर, ये पुस्तकें थी जिनसे सहारा लेकर मानस का हंस लिखा था अमृतलाल नागर ने। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि तीसरी कसम कहानी के पात्र इनमें से कौन से हैं। और सही उत्तर था ए, बी, डी, यानी लाल मनोहर, पलट दास और बेगू पटवारी, ये जो थे यह तीसरी कसम के पात्र थे। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इसका पूरा नाम है। तीसरी कसम कहानी के पात्र लाल मोहर, पलट दास और धुनीराम हैं। इसके मुख्य पात्रों में गाड़ीवान हीरामन और कंपनी की औरत हीराबाई है जो नायक और नायिका हैं।
तीसरी किस्म कहानी प्रेमोन्मुख कहानी है। यह निश्चल प्रेम कथा कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं दिखाती है या नहीं करती है। इसमें प्रेम को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, न ही लंबी चौड़ी कस्में खाई गई हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानियां जो हैं, मारे गए गुलफाम है यानी तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट सभी ने पढ़ी होंगी, ठेस है और संवदिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना था और जो सही कथन है उसका चयन करना था। तो इसका सही कथन जो था वो था ऑप्शन नंबर बी यानी BCE, BC और E। इनको देख लेते हैं BCE को। इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। ठीक है, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है और गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। यह भी सही है और इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। गैंग्रीन कहानी का मूल वर्ण्य विषय एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू वातावरण में बीतते उबाऊ जीवन की कथा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने तो जरूर ही पढ़ा होगा। यह एक विवाहित स्त्री के अभावों में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है मालती, महेश्वर, टीटी और जो कथाकार हैं यानी लेखक हैं। अज्ञेय की कुछ प्रमुख कहानियों की बात करें तो वह है विपथगा 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में और जयदोल है 1951 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आषाढ़ का दिन नाटक में मल्लिका के कथन इनमें से कौन से हैं। तो मल्लिका के जो कथन थे वो थे BCE, B, C और E। जूम करके इसको देखते हैं। मल्लिका ने कहा था कि कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। उसके अलावा उसने कहा था कि आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। और उसने कहा था कि ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आगे वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। तो यह कथन थे मल्लिका के आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के नाटक से। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। आषाढ़ का एक दिन एक विखंडित नाटक है। प्रथम खंड में युवक कालिदास उज्जैन नामक नगर क्षेत्र में शांतिपूर्वक जीवन गुजार रहा है और अपनी कला विकसित कर रहा है। मल्लिका के साथ प्रेम संबंध भी है। द्वितीय खंड में पता लगा कि कालिदास की उज्जैनी में धाक जम चुकी है और हर ओर उसकी ख्याति फैल चुकी है। और तृतीय अंक में कालिदास जो है सब कुछ त्याग देता है। इसमें मुख्यतः जो है राष्ट्रभक्ति का भी संकेत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि भारत दुर्दशा नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है। और जो सही कथन था वो था A, C और E, यानी कि इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है और इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो यह सभी कथन सही थे। भारत दुर्दशा 1880 में इसका समय है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना था और जो कथन सही हैं उनको चुनना था। और इसका राइट आंसर था A, B और C सही थे। यानी कि हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने से पूर्व पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा लिखा है। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी और सरदार पूर्ण सिंह ने पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। तो यह सही था। अध्यापक पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिखे हैं, 36 निबंध नहीं लिखे हैं। हिंदी में उन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं। इनके निबंध हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि शिवशंभु के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना था और इसका सही ऑप्शन जो था वो था B यानी कि ACE
ए, सी और ई। शिवशंभु शर्मा एक कल्पित चरित्र है। इसमें इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं और शिवशंभु अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील यानी एक दुरासा मानता है। शिवशंभु के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त का एक प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें इन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल पर तीखा व्यंग किया है। शिवशंभु इस निबंध में एक कल्पित चरित्र है और इन निबंधों में वे व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, गुप्त जी ने अनिश्चितता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विरुद्ध लेखमाला प्रकाशित की थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, बालमुकुंद गुप्त निबंधावली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है वो है ए, सी और ई। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है, यह सही है। उसके बाद से निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है और उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, यह सही है। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को किसने कहा था, तो शुक्ल जी ने कहा था। और निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवाड़े की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। और इनके जो कुछ प्रमुख निबंध हैं वो हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, घूरे का लत्ता बीने, कनातल के दौल बांधे इत्यादि इनके जो प्रमुख निबंध हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था आवारा मसीहा के संदर्भ में हमें विचार करना था और इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी। बी, सी, डी केवल सही था। बी सही था, सी सही था और डी सही था। यानी गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे और देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु मात्र 17 वर्ष थी। तो ये कथन सही थे आवारा मसीहा के संदर्भ में। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि जब देवदास लिखा गया था उपन्यास, तब शरद चंद्र की आयु कितनी थी या किस आयु में शरद चंद्र ने देवदास उपन्यास लिखा था। तो वो उत्तर हो जाएगा 17 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न देखते हैं। इतना प्रसिद्ध उपन्यास मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने लिख दिया था। यह प्रश्न तो शायद हटा दिया गया था। मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए और इसका कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं था। केवल डी ऑप्शन इसमें जो था, कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया, यही सही था। तो इसमें कोई भी कथन इसमें तुलसीराम के मुर्दहिया के बारे में सही नहीं था। और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि तुलसीराम के गांव का नाम धर्मपुर है जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित है। तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दहिया तथा मणिकर्णिका 2 भागों में लिखा है। तुलसीराम प्रमुखतः दलित साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा में दलितों के अथार्थ जीवन का चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तत्पुरुष समास की बात करें तो वो हो जाएगा शिवालय। बहुब्रीहि समास की बात करें तो वो हो जाएगा चक्रपाणी। अव्ययीभाव समास हो जाएगा यथामति और द्वंद्व समास हो जाएगा लवकुश। इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें संप्रदायों को उनके प्रमुख प्रवर्तकों से मिलाना था। बात करें श्री संप्रदाय की तो यह रामानुजाचार्य का है। ब्रह्म संप्रदाय जो है वह मध्वाचार्य का है, माफ करिएगा। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय की बात करें तो वह विष्णु स्वामी का है और सनकादि संप्रदाय की बात करें तो यह निम्बार्काचार्य से संबंधित है। इस तरह से इसको मिलान कर लीजिएगा। यह आपके लिए यह चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा कि किस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बात करें मंटो मेरा दुश्मन की तो यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। वहीं ये और वे जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और जंजीर और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और प्रेम
चंद घर में शिवरानी देवी की रचना है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में नाम से। अगला प्रश्न है, हमें फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। काव्य प्रकाश की बात करें तो इसका समय जो है वह 11वीं शताब्दी है। चंद्रालोक की बात करें तो यह 13वीं शताब्दी में है। कुवलयानंद की बात करें तो यह 17वीं शताब्दी में है और साहित्य दर्पण की बात करें तो 14वीं शताब्दी में है। लेखकों की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। काव्य प्रकाश जो है मम्मट का है, चंद्रालोक जयदेव का है, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। समय ध्यान देंगे तो यहाँ से क्रम वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। गोस्वामी तुलसीदास जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तुलसी काव्य मीमांसा जो है उदय भानु सिंह की रचना है। वहीं तुलसी आधुनिक वातायन से जो है रमेश कुंतल मेघ की रचना है और लोकवादी तुलसीदास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। इस तरह से इसको मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के जो खंड थे उसको मिलाना है उसके शीर्षक से। ठीक है, तो प्रथम खंड का जो नाम था वो था उषा और ईश्वर, तो यहाँ से यह तीसरे में मिलेगा। द्वितीय खंड का नाम था बीज और अंकुर। तृतीय खंड का नाम था प्रकृति और पुरुष और चतुर्थ खंड का नाम था पुरुष और परिस्थिति। इस तरह से यहाँ से आपके लिए अगली परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमें कहानी के पात्रों को मिलाना है। एक तरफ कहानी दी गई है और दूसरी तरफ उसके पात्र दिए गए हैं। किरण जो है वह कानों में कंगना कहानी की पात्र हैं। लक्ष्मा जो है कोसी का घटवार कहानी की पात्र है। अनीता जो है राही कहानी की पात्र है और सामनाथ जो है चीफ की दावत कहानी के पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें फिर से मिलाना है। मिलान वाले प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं, मिलान वाले, कथन वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। हमें फिर से जो है इन नाटक के पात्रों को मिलाना है। अंजू दीदी की बात करें तो अंजू दीदी जो नाटक है उसकी पात्र है मुन्नी। चंद्रगुप्त की पात्र है लीला। लीला और नीला 2 पात्र होती हैं चंद्रगुप्त में। बकरी की बात करें तो इसमें राम पात्र है और स्कंदगुप्त की बात करें तो जयमाला स्कंदगुप्त की पात्र है। नाटकों में अगर बात करें लेखकों की तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अस्क का है, बकरी सर विश्वर दयाल सक्सेना का और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आगे बढ़ते हैं। हमें फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुई थी जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंधों का संग्रह है और हमें उनके संपादकों से मिलाना है। भाग 1 का संपादन कार्य तो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं ही किया था। दूसरे भाग का प्रकाशन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया था। तृतीय भाग का प्रकाशन जो है डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था और चतुर्थ भाग का प्रकाशन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया था। तो इस तरह से मिलान से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इस चार्ट को आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो किया गया था वो था देवनागरी लिपि के मानकीकरण में सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने सुझाव दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति 1906 का गठन हुआ था। उसके बाद से काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति 1935 ईस्वी में, उसके बाद से आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में परिषद का गठन हुआ था 1953 में भी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार राम विलास शर्मा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले से बाद के क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगा आस्था और सौंदर्य, उसके बाद भाषा और समाज, उसके बाद आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, उसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद और उसके बाद प्राचीन भारत
के भाषा परिवार। समय देख लेते हैं। आस्था और सौंदर्य 1916 ईस्वी, भाषा और समाज 1961 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी और प्राचीन भारत के भाषा परिवार 1979 ईस्वी। इस तरह से इसका प्रकाशन वर्ष व्यवस्थित क्रम में है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्थापना वर्ष के आधार पर हमें निम्नलिखित संस्थाओं को क्रम से लगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी यानी DEABC। राजा राम मोहन राय द्वारा संस्था स्थापित की गई थी वो थी ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। ब्लावस्की एवं कर्नल अलकॉट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में ही और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। तो यह चार्ट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन सकता है आने वाली परीक्षा में, इसको भी याद रखिएगा। TGT PGT के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यह तो हर बार पूछा जाता है, कामायनी के सर्गों का जो क्रम है लगाने का, यह प्रश्न हर बार ही लगभग पूछा जाता है। तो जो सही क्रम है यहाँ पर दिया हुआ है। 15 सर्ग कामायनी में थे, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। बात करें मैला आंचल की तो यह 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद झूठा सच जो है 1958 से 60 में प्रकाशित हुआ था, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी की बात करें तो यह 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपका बंटी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और मानस का हंस 1972 ईस्वी में। और इसलिए उपन्यासों के सभी इसमें जो दिया गया है कूट वो सभी असंगत हैं, इसलिए इसको NTA ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। बात करें कानों में कंगना, यह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह कहानी की बात करें तो यह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, अभी प्रेमचंद की यह कहानी है। परिंदे की बात करें तो यह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी निर्मल वर्मा की। और उसके बाद आती है राजा निर्बंसिया, यह 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कमलेश्वर की कहानी थी और इस तरह से इसका जो सही कोड था वो था CBADE। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित करना है। और जो सही क्रम था वो था BCEAD, यानी कि सबसे पहले लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। और चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो यह इस तरफ से इस क्रम से जो है यह पंक्तियाँ आती हैं अंधेर नगरी नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं UGC नेट की परीक्षाओं में। तो 2 कथन दिए गए थे, एक अभिकथन था और एक दूसरा जो है उसका कारण था। प्रश्न था कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इसका कारण यह दिया गया था कि भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो यह कथन जो है वह दोनों ही सही थे और R जो है A की सही व्याख्या था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमें फिर से 2 कथन दिए गए हैं और बताना था कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है या दोनों सत्य है। कथन था कि बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलटाही हैं और
डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है और इसका राइट आंसर था कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, यानी कि यह कथन गलत था और यह सही था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें फिर से एक कथन दिया गया है और उसके रीजन के लिए एक कथन दिया गया है। कथन था कि गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई है। और इसका कारण क्या दिया गया था? क्योंकि गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। और इसका सही उत्तर था ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमें फिर से कथन दिया गया है और उसका एक रीजन दिया गया है। कथन था कि आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है, क्योंकि बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो यह दोनों ही कथन सही थे और आर ए की सही व्याख्या कर रहा था। ठीक है, आपका बंटी जो है 1971 में तथा महाभोज जो है 1979 में मन्नू भंडारे के ये दोनों उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर का। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे से शुरू होती है और कथा की अंतिम घंटा लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। और इसका जो सही ऑप्शन था वो डी था, यानी कि पहला कथन असत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य है। सिंदूर की होली 1934 में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में 3 अंक हैं और इसके प्रमुख पात्र हैं रजनीकांत, मनोज शंकर, माहिर अली, मुरारी लाल, भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह, डॉक्टर, चंद्रकला और मनोरमा। इसमें कुल 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य 9 बजे और दूसरा दृश्य संध्या काल और तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे खत्म होता है। इनके अन्य नाटक हैं अशोक 1926, राजयोग 1933 और आधी रात 1936। इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। परीक्षा हॉल में बैठते समय या परीक्षा देते समय जो भी कथन वाले प्रश्न हैं उनको आराम से पढ़िएगा। दोनों कथनों को अच्छी तरीके से पढ़कर सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो इसके लिए सही उत्तर इसका कथन ए ही था। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शिवशंभु के चिट्ठे और दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने ब्रह्मानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। या ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुईं। तो इसका सही जो कथन था वो था ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों अलग अलग तथ्य हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था, नीचे कथन दिए गए हैं और हमें फिर से कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना था। यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। और दूसरा कथन था, यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए ही सही था। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित निबंधों को कालानुक्रम से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था और निबंध थे गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित, उठ जाग मुसाफिर और चली फगुनहट बौरे आम। तो इस प्रश्न को जो है एनटीए ने निकाल दिया था, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। फिर भी देख लेते हैं।
चली फगुनहट बोरे आम 1975 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। गवें गंध गुलाब यह 1980 में है। आम रास्ता नहीं है 1988 में है। जीवन अज्ञात का गणित है 2004 में है। और उठ जाग मुसाफिर 2012 में है। ये सभी निबंध विवेकी राय के हैं। विवेकी राय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर भारत के बदलते हुए ग्रामीण संक्रांति की चेतना के समर्पित शिल्पी हैं। और इनके प्रमुख निबंध जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हैं किसानों का देश 1956, गाँव की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बैतलवा डाल पर यह पूछा जा चुका है 1962 में। जुलूस रुका है यह भी पूछा जाता है 1977 में है। गवई गंध गुलाब 1980 में। नया गांव नाम 1984 में। आम रास्ता नहीं है 1988 में। आस्था और चिंतन यह पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 1951 में। जगत तपोवन सो कियो 1995 में। वन तुलसी की गंध 2002 में। जीवन अज्ञात का गणित है 2004 में। और उठ जाग मुसाफिर 2012 में। इसके आगे जो प्रश्न थे वह पैराग्राफ से संबंधित थे, तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। पैराग्राफ के जो प्रश्न होते हैं वो मान लीजिए एक तरह से फ्री के प्रश्न होते हैं, आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बता सकती हूँ पैराग्राफ के प्रश्नों को हल करने के लिए कि आप उसको हल करने से यानी पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आप उन प्रश्नों को पढ़िए जो उस पैराग्राफ के लिए पूछे गए हैं। तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वो प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे और जहाँ पर आएगा आप तुरंत लगा लेंगे। तो इस तरह से आप पैराग्राफ के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ 90 क्वेश्चन है और पैराग्राफ 2 पूछा गया था जो 5 मार्च को एग्जाम हुआ था, तो उसमें 2 पैराग्राफ लगातार पूछे गए थे, 5 और 5 10, इस तरह से 100 प्रश्न हुए। तो इसमें 90 प्रश्न हैं, 2 पैराग्राफ के प्रश्न थे जो मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं। अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगी, वहाँ से आप उसको हल कर लीजिएगा। हालांकि पैराग्राफ प्रश्न जो होते हैं वो फ्री के नंबर ही आपको मिलने वाले होते हैं, उनको ध्यान से पढ़कर आप उत्तर दें तो 10 में से 10 पूरे आपके नंबर मिल सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।